यार जावास्क्रिप्ट तो सीख ली, अब सीखूंगा फ्रेमवर्क। लेकिन एक मिनट यार, फ्रेमवर्क कौन सा सीखूं? लेकिन भाई मुझे सीख ले यार, मैं नंबर 1 हूँ। अरे भाई तो मुझे सीख यार, मैं सबसे बेस्ट हूँ। भाई सबसे सिंपल, सबसे इजी और सबसे बेस्ट। तू मुझे सीख भाई। तो क्या आप भी मेरी तरह परेशान हो कि आखिर कौन सा फ्रेमवर्क सीखूं? रिएक्ट जेएस सीखूं, एंगुलर जेएस सीखूं या फिर व्यू जेएस सीखूं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस सीखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, एंगुलर जेएस सीखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर व्यू जेएस सीखना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि विच वन इज बेस्ट, बिकॉज देखा जाए तो तीनों ही बेस्ट हैं और तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी तक आपने जो भी वीडियोस YouTube पर देखी हैं जहां पर लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट है ये बेस्ट है, हम ऐसा कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, मैं आपको वैलिड पॉइंट्स बताऊंगा। हम 4 जो इंपोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पर डिफरेंस करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप ही चूज कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट है। सो वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके बेसिस पर आप 100% ये कंफर्म कर पाओगे कि आपको आखिर कौन सा फ्रेमवर्क सीखना सही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पैरामीटर की बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व का मतलब है कि वो पार्टिकुलर लैंग्वेज कितनी हार्ड है, कितनी सिंपल है, वो लेवल पता करना। एज अ बिगनर जब आप उस लैंग्वेज को सीखो तो वो आपके लिए इजी होगी, मीडियम होगी या हार्ड होगी, उसे कहते हैं लर्निंग कर्व। तो ये पता होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे कि हम ये पता कर पाए कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सा फ्रेमवर्क सिंपल है और कौन सा फ्रेमवर्क सीखना हार्ड है। तो देखते हैं। सबसे पहले रिएक्ट जेएस की बात करते हैं। रिएक्ट हैज अ रिलेटिवली सिंपलर लर्निंग कर्व कंपेयर टू एंगुलर एंड व्यू। इट फोकसेस on reusable components and uses JavaScript for development। यहाँ पे 2 पॉइंट्स सामने आते हैं। पहला पॉइंट इज कि रिएक्ट का जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम उसे ईजिली सीख सकते हैं। एज अ बिगनर हम रिएक्ट जेएस को ईजिली सीख सकते हैं कंपेयर टू एंगुलर एंड व्यू। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनी हुई है। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट आती है तो हम रिएक्ट जेएस को काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली सीख सकते हैं। और रिएक्ट जेएस के अंदर हम रीयूजेबल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब हम एक बार लिखे हुए कोड को बार बार यूज़ करते हैं और रिएक्ट जेएस के अंदर यही होता है। जैसे आपने फंक्शन देखा, फंक्शन जैसे अगर मैं C++ के अंदर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में हम बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को लिख के रख लेते हैं और उस फंक्शन को हम जहाँ पर भी हमें यूज़ करना होता है हम उसे कॉल करते हैं। तो वही चीज़ हम रिएक्ट जेएस के अंदर भी करते हैं। यहाँ पर होते हैं कंपोनेंट्स, तो हम कंपोनेंट्स के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख लेते हैं और हम उसे बार बार अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। सो दिस इज अबाउट रिएक्ट जेएस लर्निंग कर्व। अब बात करते हैं एंगुलर जेएस की। तो एंगुलर हैज अ स्टीपर लर्निंग कर्व एज इट इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क with its own set of concepts terminologies. It uses TypeScript, which is a statically typed superset of JavaScript.
अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि एंगुलर जेएस का जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा हार्ड है कंपेयर टू रिएक्ट जेएस। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो रिएक्ट जेएस है वो जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनी है, हम उसमें जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। बट जो एंगुलर जेएस है उसके अंदर हम यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट का। और जैसा कि हम जानते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट एक सुपरसेट है जावा स्क्रिप्ट का। सिंपल भाषा में बताऊं तो जावा स्क्रिप्ट का भी जो बाप है वो है टाइप स्क्रिप्ट। तो आप ये समझ सकते हो कि जब जावा स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा कंफ्यूज करती है तो टाइप स्क्रिप्ट इससे ज़्यादा हार्ड होगी। तो इसलिए एंगुलर जेएस को सीखना थोड़ा सा हार्ड है बिकॉज इसके अंदर आपको टाइप स्क्रिप्ट पहले से आनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्यू जेएस। व्यू हैज अ easiest learning curve among the three. It combines the best features of React and Angular, making it beginner friendly. It uses JavaScript for development. इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स निकल करके आते हैं। पहला पॉइंट कि ये सबसे सिंपल, सबसे इजी इसका लर्निंग कर्व है, मतलब ये रिएक्ट जेएस से भी ज़्यादा सिंपल है और एंगुलर जेएस से ज़्यादा सिंपल तो है ही। सेकेंड पॉइंट इज इसके अंदर रिएक्ट और एंगुलर जेएस दोनों के ही जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में इसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है। इसका मतलब ये रिएक्ट जेएस के जो फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर है और एंगुलर जेएस के जो फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो इसमें व्यू जेएस सबसे ज़्यादा इजी फ्रेमवर्क है और इसका जो लर्निंग कर्व है वो सबसे ज़्यादा इजी है। मतलब एज अ बिगनर जब आप इन तीनों को सीखने जाओगे तो आपको व्यू जेएस सबसे ज़्यादा इजी एंड सिंपल लगने वाली है। सो ये तो हमारा पहला पैरामीटर लर्निंग कर्व और इसमें हमने देखा कि व्यू जेएस सबसे ज़्यादा इजी है सीखना, उसके बाद है रिएक्ट जेएस और उसके बाद है एंगुलर जेएस जिसको सीखना सबसे हार्ड है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पैरामीटर की। तो जो सेकंड पैरामीटर है वो है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी लैंग्वेज को आप सीखने वाले हो अगर वो स्केलेबल नहीं होगी तो वो थोड़े टाइम बाद ही उसे कोई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी। इसलिए उसका स्केलेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम स्केलेबिलिटी की अब बात करते हैं और इनका डिफरेंस देखते हैं। तो रिएक्ट जेएस के अंदर रिएक्ट इज अ हाईली स्केलेबल एंड सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस. It allows developers efficiently manage state and provides tools like Redux for handling complex application state. अब इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला तो पॉइंट है कि जो हमारी रिएक्ट जेएस है वो हाईली स्केलेबल है। तो हम अगर रिएक्ट जेएस को सीखते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज कि जो रिएक्ट जेएस है वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए यूज होती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि हमको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए रिएक्ट जेएस एक हाईली स्केलेबल फ्रेमवर्क है। Now let's talk about AngularJS. Angular is designed to handle large-scale applications, provides a robust framework with built-in features like dependency injection, routing, and a comprehensive CLI command line interface. जो AngularJS है वो भी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए यूज होती है और जो इसकी स्केलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बट कंपेयर टू रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस की स्केलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बट हाँ यहाँ पर रिएक्ट जेएस भी थोड़ा आगे निकल जाता है एंगुलर जेएस के कंपेयर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्यू जेएस. व्यू इज आल्सो स्केलेबल बट इट मे रिक्वायर एडिशनल लाइब्रेरीज और टूल्स फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट और स्केलिंग अप टू लार्जर एप्लीकेशंस. अब यहाँ पर जो व्यू जेएस है हमको ये साफ दिख रहा है कि व्यू जेएस से हम लार्ज स्केल एप्लीकेशंस
नहीं बना सकते। तो यहाँ पे Vue.js मोस्टली जो छोटी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है और इसकी स्केलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो React.js है वो सबसे ज़्यादा हाईली स्केलेबल है, उसकी स्केलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे React.js आगे निकल जाता है। तो अब बात करते हैं थर्ड पैरामीटर की। तो जो थर्ड पैरामीटर है वो है परफॉर्मेंस। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो टेक्नोलॉजी है, जो लैंग्वेज है, उसकी परफॉर्मेंस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। उसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी। तो बात करते हैं React.js की। तो React इज नोन फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस ड्यू टू इट्स वर्चुअल DOM document object model implementation. It efficiently updates only the necessary parts of the UI, resulting in faster rendering. तो React.js जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी हाई परफॉर्मेंस है और ये React.js की वन ऑफ दी सबसे पावरफुल बेनिफिट है कि React.js सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा फास्ट है। बट ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि React.js वर्चुअल DOM यूज़ करती है। अब आप बोलोगे भैया ये DOM क्या होता है? तो अगर आपने HTML और जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो वहाँ पर आपको पता होगा कि DOM क्या होता है। जो हमारा React.js है वो वर्चुअल DOM का यूज़ करता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा फास्ट है। सो ये होता है React.js के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AngularJS. Angular performs well in complex applications, but its use of a real DOM can sometimes impact performance compared to React और Vue. AngularJS जो है इसके अंदर हम रियल DOM का यूज करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट AngularJS इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं है, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। लेकिन भैया ये बताओ ये वर्चुअल DOM और रियल DOM क्या होता है? DOM तो हमने समझ लिया, लेकिन ये वर्चुअल और रियल में क्या डिफरेंस है? सो देखो सिंपल है, वर्चुअल और रियल दोनों ही लगभग सेम है। एक सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये है कि वर्चुअल DOM रियल DOM की ही एक लाइटवेट कॉपी आप बोल सकते हो, इसकी ही एक कॉपी है। इसके अंदर हम पूरे पेज को रीलोड नहीं करते हैं, हम पार्टिकुलर जिस पार्ट को चेंज कर रहे होते हैं सिर्फ उससे ही हम रीलोड करते हैं एंड इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। बट रियल DOM के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर हम पूरे पेज को पूरी वेबसाइट को रीलोड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और कंपेयर टू React.js ये इतनी फास्ट नहीं होती। Now let's talk about Vue.js. Vue's performance is similar to React and thanks to its virtual DOM implementation, it provides fast and rendering and efficient updates. अब Vue.js के अंदर भी हम वर्चुअल DOM का यूज़ करते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम अगर बात करें तो React और Vue दोनों ही सेम है एंड जो AngularJS है वो पीछे है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पैरामीटर विच इज कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो React.js की बात करते हैं। React हैज अ लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी विद abundant थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड टूल्स अवेलेबल। It is widely adopted and supported by major tech companies. अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो ये है कि React.js की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती है, जिससे आपको कभी भी रिसोर्सेज की नीड हो तो वो आप इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि आप React.js के अंदर ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का मतलब एग्जांपल बताऊं तो आप CSS का जो फ्रेमवर्क है टेलविंड CSS उसे आप React.js के अंदर यूज कर सकते हो। सो आप किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इजीली React.js के अंदर इंपोर्ट करके उसे यूज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है React.js के अंदर। थर्ड पॉइंट है
इट इज सपोर्टेड बाई मेजर टेक कंपनीज। सो आज के टाइम में मोस्टली जो टेक कंपनीज हैं वो रिएक्ट जेएस यूज करती हैं, वो रिएक्ट जेएस को ही प्रेफर करती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर जेएस। एंगुलर हैज अ मैच्योर एंड एक्सटेंसिव इकोसिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग community backing. It offers a comprehensive set of tools and libraries for various aspects of application development. अब Angular JS की जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, और ऐसा इसलिए भी है बिकॉज Angular JS सबसे पहले लॉन्च हुई थी। So now let's talk about Vue.js. Vue has a growing community and ecosystem with a focus on simplicity and ease of integration with existing projects. It offers a balanced set of tools and libraries. So Vue.js जो कि सबसे अभी न्यू लॉन्च हुई है, तो इसकी जो कम्युनिटी है वो भी काफ़ी लार्ज है, बट कंपेयर टू React.js एंड एंगुलर जेएस जो Vue.js की कम्युनिटी है वो थोड़ी सी कम है। तो हमने 4 पैरामीटर्स की बात की: लर्निंग कर्व, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिटी। सो अब इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पर ही आपको ये चूज करना है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है। साथ में मैं अभी आपके साथ एक और ऐसा पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसके बेसिस पर आप ये चूज कर पाओगे कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क सीखना है। सो उस पॉइंट की जल्दी से बात करते हैं। सो देखो, आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, इसके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए उन्हें यूज करने वाले हो। समझे? मैं एक बार फिर से बोलता हूं और इस लाइन को ध्यान से सुनना। आप कौन सा फ्रेमवर्क आपको चूज करना है, उसके लिए ये डिपेंड करता है कि आप किस काम के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें यूज कर रहे हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टास्क, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अब वो कैसे, तो वो देख लेते हैं। सपोज करो मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है जो कि लार्ज स्केलेबल है और मुझे उसे फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? आप React.js यूज करोगे या फिर आप Vue.js यूज करोगे? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर React.js ही यूज करूंगा बिकॉज Vue.js है वो सिर्फ स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए ही सक्सेसफुल है। अब मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा स्मॉल है और मुझे इसमें स्मॉल स्केल पर ही चीजें हैंडल करनी है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? आप Angular.js यूज करोगे या फिर आप Vue.js यूज करोगे? ऑफ कोर्स आप यहाँ पर Vue.js यूज करोगे बिकॉज Vue.js स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है और सबसे ज्यादा इजी है। तो आपने देखा अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने अलग अलग फ्रेमवर्क को यूज किया, लेकिन इसका मतलब क्या हमको React.js, Angular.js और Vue.js सब सीखना पड़ेगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबको सीखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम कौन सा सीखें? तो मैं बोलूंगा आप सीखो React.js। भैया लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप Angular.js और Vue.js को React.js से इजीली रिप्लेस कर सकते हो एंड दैट्स व्हाई React इज मोर पॉपुलर देन Angular.js एंड Vue.js। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। तो भाई चले, चल भाई।